नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर में। हूं प्रीति सिंह। शुरुआत मुख्य समाचारों के साथ। गोवा में बीजेपी की अगुवाई वाली प्रदीप सावंत सरकार ने जीता विश्वास मत। 20 विधायकों ने की पक्ष में वोटिंग, विरोध में 15 वोट। वंशवाद की राजनीति से सबसे ज्यादा नुकसान संस्थाओं को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ब्लॉग के जरिए कांग्रेस पर निशाना। कांग्रेस का पलटवार, कहा लोगों को गुमराह करना बंद करे बीजेपी। होली की पूर्व संध्या पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 25 लाख चौकीदारों से करेंगे संवाद। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी मणिपुर में, वाराणसी के दौरे पर प्रियंका गांधी। बीएसपी प्रमुख मायावती नहीं लड़ेंगी लोकसभा चुनाव। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने हिंजली विधानसभा सीट से भरा नामांकन। उपराष्ट्रपति की मीडिया से मतदाताओं को मतदान के लिए प्रोत्साहित करने की अपील। कहा निडरता से तथ्यों को करे पेश। प्रथम अटल बिहारी वाजपेयी स्मृति व्याख्यान में वेंकैया नायडू का संबोधन। भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग में ऐतिहासिक कदम। 50 साल के लंबे इंतजार के बाद देश को मिला पहला लोकपाल। जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष की नियुक्ति को राष्ट्रपति की मंजूरी। 4 न्यायिक सदस्य और 4 गैर न्यायिक सदस्य भी नियुक्त। प्रधानमंत्री से लेकर सरकारी अधिकारी तक लोकपाल के दायरे में। गोवा में बीजेपी की अगुवाई वाली प्रमोद सावंत सरकार ने आज सदन में बहुमत साबित कर दिया। फ्लोर टेस्ट के दौरान सरकार को 20 विधायकों का समर्थन मिला, जबकि 15 विधायकों ने विरोध में वोट किया। फिलहाल सदन की संख्या 36 है, जिसमें से बहुमत के लिए सरकार को 19 विधायकों का साथ चाहिए था। फ्लोर टेस्ट के दौरान सावंत सरकार को बीजेपी के 11, महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी यानी एमजीपी के 3, गोवा फॉरवर्ड पार्टी यानी जीएफपी के 3 और 3 निर्दलियों का समर्थन मिला। कांग्रेस के 14 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के 1 विधायक ने विरोध में वोट किया। मनोहर पर्रिकर के निधन के बाद सियासी रस्साकशी के बीच प्रमोद सावंत ने 11 मंत्रियों के साथ शपथ ली थी। गोवा की 40 सदस्यीय विधानसभा की वास्तविक संख्या घटकर 36 रह गई है, क्योंकि मनोहर पर्रिकर और बीजेपी विधायक फ्रांसिस डिसूजा का निधन हो गया। इसके अलावा कांग्रेस के 2 विधायक सुभाष शिरोडकर और दयानंद सोप्ते ने इस्तीफा दे दिया था। और बुलेटिन में अब खबरें लोकसभा चुनाव से जुड़ी। लोकसभा चुनाव में सोशल मीडिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए कंपनियां तैयार हो गई हैं। चुनाव आयोग के साथ सोशल मीडिया कंपनियों की बैठक में फेसबुक, ट्विटर और टिकटॉक समेत सभी कंपनियों का आचार संहिता का मसौदा लाने का भरोसा दिया है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर चुनाव आयोग ने कल सोशल मीडिया ग्रुप के साथ अहम बैठक की। इसमें चुनाव आयोग के अधिकारियों और ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, गूगल, टिकटॉक समेत दूसरे सोशल मीडिया साइट्स के अधिकारियों के बीच अहम बैठक हुई। बैठक में निष्पक्ष चुनाव कराने और इस दौरान सोशल मीडिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए रणनीति बनाने पर चर्चा हुई और सोशल मीडिया साइट्स के अधिकारियों से चुनाव आयोग के काफी सवाल जवाब भी हुए। फेसबुक, व्हाट्सएप, गूगल समेत दूसरी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के अधिकारियों ने चुनाव आयोग से वादा किया था कि वो निष्पक्ष चुनाव कराने में हर संभव मदद करेंगे और इसके लिए नोडल अफसर और उनकी अलग टीम होगी। चुनाव आयोग ने आयकर विभाग के 2 सेवानिवृत्त अधिकारियों को आगामी लोकसभा चुनाव में काले धन पर अंकुश के लिए पर्यवेक्षकों के रूप में नियुक्त किया है। चुनाव आयोग ने शैलेंद्र हांडा और मधु महाजन को चुनावी मशीनरी द्वारा किए गए काम की निगरानी रखने के लिए नियुक्त किया है। उन्हें ऐसे मामलों का पता लगाना है और रोकना है जहां मतदाताओं को लुभाने के लिए काले धन का इस्तेमाल हो रहा हो। दोनों अधिकारी खुफिया सूचनाओं की निगरानी करेंगे और चुनाव आयोग द्वारा सी विजिल ऐप के माध्यम से प्राप्त शिकायतों पर भी निगरानी रखेंगे। चुनाव में काले धन पर अंकुश लगाने के लिए सीबीडीटी के अध्यक्ष पीसी मोदी अपने सभी आईटी जांच इकाइयों के प्रमुखों के साथ देश भर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्लॉग लिखकर राजनीति में वंशवाद पर हमला किया है। उन्होंने लिखा है कि वंशवाद की राजनीति से सबसे ज्यादा नुकसान संस्थाओं को हुआ है।
प्रेस से पार्लियामेंट तक, सोल्जर्स से लेकर फ्री स्पीच तक, कॉन्स्टिट्यूशन से लेकर कोर्ट तक कुछ भी नहीं छोड़ा। अपने लेख में प्रधानमंत्री ने 2014 में एनडीए की सरकार बनने के से बात शुरू की। उन्होंने लिखा कि तब सरकार ने परिवार तंत्र से ऊपर उठकर ईमानदारी को चुना। इसके बाद प्रधानमंत्री ने संसद, संविधान, सरकारी संस्थान, सेना का जिक्र करते हुए लिखा कि कांग्रेस के कार्यकाल में उनका गलत इस्तेमाल और अपमान किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा कि 2014 में जनता ने भ्रष्टाचार में डूबी उस सरकार से मुक्ति पाने और एक बेहतर भविष्य के लिए मतदान किया था। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार फैमिली फर्स्ट की बजाय इंडिया फर्स्ट की भावना से काम करती है, जो दिखाई भी देता है। उन्होंने कांग्रेस की पिछली सरकारों पर वंशवाद की राजनीति करने का आरोप लगाया और कहा कि उन्होंने देश की संस्थाओं को कमजोर किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज होली की पूर्व संध्या पर ऑडियो ब्रिज के माध्यम से देश भर में लगभग 25 लाख चौकीदारों को संबोधित करेंगे और उनके साथ होली के रंग साझा करेंगे। ये मैं भी चौकीदार अभियान के अंतर्गत की गई पहल की श्रृंखला का एक हिस्सा है और इसी श्रृंखला में प्रधानमंत्री 31 मार्च को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश के करीब 500 स्थानों पर उन चौकीदारों से बात करेंगे जो मैं भी चौकीदार अभियान से जुड़े हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन आम लोगों को पर्दे के पीछे से निकालकर एक नए भारत के ध्वज वाहक के रूप में लाना चाहते हैं। ये सबका साथ सबका विकास की अवधारणा पर अंत्योदय की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। बीजेपी के केंद्रीय चुनाव समिति की 2 दौर की बैठक के बाद भी उम्मीदवारों के नाम पर सस्पेंस बरकरार है। उम्मीदवारों के नामों पर मंथन के लिए आज फिर चुनाव समिति की बैठक होगी और इसके बाद लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची को अंतिम रूप दिया जाएगा। इस सूची में अगले महीने की 11 तारीख को 91 और 18 तारीख को 97 सीटों के लिए होने वाले पहले और दूसरे चरण के अधिकांश उम्मीदवारों के नाम हो सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी अध्यक्ष अमित शाह और समिति में शामिल पार्टी नेता बैठक में शामिल रहे। छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रभारी और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अनिल जैन ने कहा कि प्रदेश में सभी सीटों पर नए चेहरों को मौका देने का प्रस्ताव दिया गया है। लोकसभा चुनाव के पहले दल बदलने का सिलसिला जारी है। तेलंगाना में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता डीके अरुणा ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। इस मौके पर पार्टी अध्यक्ष अमित शाह समेत कई और नेता भी मौजूद रहे। कांग्रेस ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए अपने और 9 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है, जिसमें केरल के 2 और महाराष्ट्र के 7 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। इसी के साथ कांग्रेस ने अब तक 146 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। इससे पहले अपनी 5वीं सूची में कांग्रेस ने 56 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया था। सीपीएम ने पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 13 और सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। वाम मोर्चा राज्य के लिए अब तक 38 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुका है। हालांकि सीपीएम ने कांग्रेस के साथ सीट बंटवारे के लिए बातचीत का रास्ता खुला रखते हुए कहा है कि उसने बाकी उन 4 सीटों के लिए नामों का ऐलान नहीं किया है, जहां पर कांग्रेस ने 2014 में जीत हासिल की थी। मोर्चे के अध्यक्ष विमान बोस ने कहा कि गठबंधन के लिए कांग्रेस की तरफ से कोई सकारात्मक जवाब आया तो 38 उम्मीदवारों की सूची में फेरबदल भी हो सकता है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज मणिपुर के दौरे पर हैं। राहुल गांधी मणिपुर में कांग्रेस के चुनाव अभियान की उन्होंने शुरुआत की। कांग्रेस अध्यक्ष पैलेस कंपाउंड ऑडिटोरियम में विद्यार्थियों के साथ संवाद किया और इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि देश में शिक्षा के बजट को और बढ़ाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम करने की जरूरत है। राहुल गांधी ने कहा कि जब हम यहां सत्ता में थे, हमने आफ्सपा के असर को कम किया था। मणिपुर दौरे में पहुंचे राहुल गांधी ने राजधानी इंफाल में जनसभा को भी संबोधित किया। Special status to the Northeast will be reinstated. You will get it back. I am committing to you here again that the special industrial policy for the Northeast that was snatched away from you is going to be given back to you. कांग्रेस की पूर्वी उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी का राज्य में चुनाव प्रचार जारी है। प्रियंका गांधी आज वाराणसी के दौरे पर हैं। प्रियंका गांधी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और इसके बाद वाराणसी के रामनगर इलाके में किला घाट स्थित शास्त्री स्मृति भवन पहुंची और भारत की पूर्व प्रधानमंत्री
लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर फूल चढ़ाए और श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रियंका गांधी वाराणसी में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगी। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने कहा है कि वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी। उन्होंने कहा है कि हमारा गठबंधन बेहतर स्थिति में है। उनका मानना है कि वर्तमान परिस्थितियों में चुनाव न लड़ना पार्टी के हित में रहेगा। देश के वर्तमान हालात व जरूरत को देखते हुए तथा अपनी पार्टी की मूवमेंट के व्यापक हित के साथ साथ जनहित व देश हित का भी यही तकाजा है कि मैं लोकसभा का चुनाव अभी नहीं लड़ूं। और यही कारण है कि मैंने फिलहाल लोकसभा का आम चुनाव नहीं लड़ने का फैसला लिया है। मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा भरोसा भी है कि हमारी पार्टी के लोग मेरे लिए गए इस मिशनरी फैसले को जरूर समझेंगे। अधिसूचना जारी होने के बाद नामांकन का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में ओडिशा के मुख्यमंत्री और बीजू जनता दल के प्रमुख नवीन पटनायक ने आज हिंजली विधानसभा क्षेत्र से नामांकन पत्र दाखिल किया। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपने ब्लॉग एजेंडा 2019 के 9वें भाग में आंकड़ों के आधार पर पिछली सरकारों और एनडीए सरकार के दौरान अर्थव्यवस्था का रिपोर्ट कार्ड पेश किया है। वित्त मंत्री ने जीडीपी, विकास दर, महंगाई, राजकोषीय घाटे के आंकड़ों के जरिए सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि यह विडंबना है कि विपक्षी नेता आर्थिक विकास और अर्थव्यवस्था की तस्वीर को समझने के बजाय केवल राजनीति और बयानबाजी कर रहे हैं और वर्तमान सरकार के खिलाफ एक नकली अभियान चला रहे हैं। उन्होंने अर्थव्यवस्था की रफ्तार और अलग अलग क्षेत्रों में विकास के आंकड़े सामने रखे। है और इसलिए आज वक्त आ गया है कि इस नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही सरकार की अर्थव्यवस्था के प्लेटफॉर्म पे क्या परफॉर्मेंस रही है, क्या उसकी क्षमता रही है, उसकी तुलना पुरानी सरकारों के साथ की जाए। मैंने आज ये सारे आंकड़े 1947 से लेकर आज तक के सार्वजनिक किए हैं अपने एक लेख में जो मैंने सोशल मीडिया में डाला है। आज का जो 5 वर्ष का सन 14 से 19 तक का जो अर्थव्यवस्था की जीडीपी की वृद्धि की दर है 7.3%, वो 1947 के बाद किसी भी 5 वर्ष के कार्यकाल में सबसे अधिक है। जो वित्तीय घाटा होता है सरकार का, फिस्कल डेफिसिट जिसको कहते हैं, जिसके लिए सरकारों को उधार लेना पड़ता है देश चलाने के लिए, वो 5.5% था यूपीए के सरकार के दौरान। एक बहुत ऊंचाई का फिस्कल डेफिसिट हमें मिला था, एक घाटे वाली सरकार मिली थी, उसको धीरे धीरे कम करते हुए हम 3.4% पे ले आए हैं। करंट अकाउंट डेफिसिट जिसके ऊपर हमारी विदेशी मुद्रा के भंडार निर्भर होते हैं और हमारे रुपए डॉलर की पैरिटी का दर निर्भर होता है, हमेशा कंट्रोल के अंदर रहा है। मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन, कीमतों की वृद्धि जो यूपीए के कार्यकाल में 10% से आगे थी, आज जब सरकार का कार्यकाल समाप्त हो रहा है तो लगभग 2.5% के आसपास है। विदेशी मुद्रा के भंडार बहुत अधिक हैं। इन आंकड़ों की तुलना करना इस स्थिति में अति आवश्यक है, क्योंकि आंकड़ों के आधार पर ही ये तय हो सकता है कि किस सरकार की क्या परफॉर्मेंस है। यही कारण है कि आंकड़ों को लाकर एक प्रश्न चिन्ह उन पर खड़ा किया जा रहा है, जबकि बहुत प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक हमारे आंकड़ों को स्वीकार करते हैं। आईआईएमसी में आज पहले अटल बिहारी वाजपेयी स्मृति व्याख्यान का आयोजन किया गया। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कार्यक्रम में शिरकत की। उपराष्ट्रपति ने व्याख्यान में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए कहा कि उन्होंने लोगों को एकजुट किया, वो शहरों और गांवों को समीप लाए, राजनीतिक दलों को साथ लाए। भाषा पर उनकी पकड़, उनका शब्द शिल्प श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देता था। उपराष्ट्रपति ने कहा कि लोकतंत्र का महान पर्व कुछ ही हफ्ते दूर है और मीडिया इस उत्सव के हर पहलू को कवर करने के लिए तत्पर है। साथ ही फेक न्यूज जैसी कुप्रवृत्ति के प्रति आगाह भी किया जाना जरूरी है। उपराष्ट्रपति ने मीडिया से मतदाताओं को मतदान के लिए प्रोत्साहित करने की अपील की और कहा कि मीडिया निडरता से तथ्यों को पेश करे।
Voting is a national call of duty. It is not only a right, but it is also a responsibility. Everyone has to understand that and do their duty. An election is a celebration in two ways. It is a festival, social event, and it also involves a sense of democracy as sacred, and therefore elections are sacred expression of citizenship. My dear youngsters, media has an important role in promoting awareness about voting and to increase the voter participation for a meaningful democracy, which is all about informed exercise of choice and expression of opinions in our collective endeavor to sculpture a better future. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि जीएसटी काउंसिल देश की एक ऐसी संघीय संस्था है जिसने अपनी 34 बैठकों में आम राय से निर्णय लिया और देश को मजबूत किया। उन्होंने कहा कि कृषि, ग्रामीण विकास और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी जीएसटी जैसी एक संघीय संस्था की आवश्यकता है जो राज्य और केंद्र के मध्य समन्वय का काम करे। कल जीएसटी काउंसिल की 34वीं मीटिंग पूरी हुई। पिछले 2 वर्षों में काउंसिल ने हजारों फैसले लिए हैं। इसमें केंद्र के वित्त मंत्री की हैसियत से मैं प्रिजाइड करता हूं और हर राज्य का वित्त मंत्री रहते हैं। हर राज्य के पास और केंद्र के पास वोट है, लेकिन कोई भी विषय हमने आज तक वोट से तय नहीं होने दिया। सब में आम राय बनती है और जब सहमति बनती है तो वो निर्णय करते हैं, और एक सहमति बनाने की कल्चर, सभ्यता वहां आरंभ हो चुकी है। जीएसटी काउंसिल इस देश की पहली संघीय संस्था है जहां केंद्र और राज्य अपने अपने अधिकार उस काउंसिल को दे देते हैं और इकट्ठा मिलकर निर्णय करते हैं। इन निर्णयों का असर यह है कि बीसीओ टैक्स समाप्त हो गए, केवल एक टैक्स बचा। देश में बैरियर समाप्त हो गए, पूरा देश एक बाजार बन गया, एक मार्केट बन गया। इंस्पेक्टर गायब हो गए, विभाग का और व्यापारी का मिलना समाप्त हो गया। सिर्फ वेब के ऊपर डिजिटल तरीके से अपनी रिटर्न फाइल करो और आपको असेसमेंट मिल जाएगा। कलेक्शंस बढ़ गए और इस अनुभव में हमने देखा कि व्यापार का, उद्योग का, उपभोक्ताओं का और राज्यों के राजस्व का भी लाभ हुआ। इस सफल प्रयोग के बाद मैं मानता हूं कि जीएसटी काउंसिल जैसा संघीय ढांचा चाहे बिना किसी कानून के हो, राजनीतिक आम राय से, कृषि और ग्रामीण विकास का एक क्षेत्र है जिसके लिए बनना चाहिए, और स्वास्थ्य और चिकित्सा दूसरा क्षेत्र है जिसके लिए बनना चाहिए। 50 साल के लंबे इंतजार के बाद देश को पहला लोकपाल मिल गया है। इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग में मील का पत्थर माना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष को देश का पहला लोकपाल नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लोकपाल की नियुक्ति को मंजूरी दी। लोकपाल कमेटी के न्यायिक सदस्यों में जस्टिस दिलीप भोसले, जस्टिस प्रदीप मोहंती, जस्टिस अभिलाषा कुमारी, जस्टिस अजय कुमार त्रिपाठी का नाम शामिल है। इसके अलावा सशस्त्र सीमा बल की पूर्व प्रमुख अर्चना रामसुंदरम, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्य सचिव दिनेश कुमार जैन, महेंद्र सिंह और इंद्रजीत प्रसाद गौतम को लोकपाल का गैर न्यायिक सदस्य नियुक्त किया गया है। ये नियुक्तियां उस तारीख से प्रभावित होंगी जिस दिन वो अपने अपने पद का कार्यभार संभालेंगे। इन नियुक्तियों की सिफारिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली चयन समिति ने की थी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उसे मंजूरी दी। देश के पहले लोकपाल 66 साल के जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष मई 2017 में सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुए थे। इससे पहले वो कोलकाता और आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट से रिटायर होने के बाद वो 29 जून 2017 से मानवाधिकार आयोग के सदस्य हैं। जस्टिस पीसी घोष ने ही शशिकला को भ्रष्टाचार के मामले में दोषी ठहराया था। जस्टिस दिलीप भोसले इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में सेवानिवृत्त हुए। न्यायमूर्ति प्रदीप मोहंती 9 जून 2017 को झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में सेवानिवृत्त हुए। न्यायमूर्ति अभिलाषा कुमारी मणिपुर उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश रही हैं। वर्तमान में वो गुजरात राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। जस्टिस अजय कुमार त्रिपाठी छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं।
गैर न्यायिक सदस्यों की बात करें तो दिनेश कुमार जैन 1983 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। वो इसी साल जनवरी में महाराष्ट्र के मुख्य सचिव के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। सशस्त्र सीमा बल की पूर्व प्रमुख अर्चना रामसुंदरम को भी गैर न्यायिक सदस्य नियुक्त किया गया है। वो 1980 बैच की तमिलनाडु कैडर की आईपीएस अधिकारी हैं। महेंद्र सिंह 1981 बैच के भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी रहे हैं। इंद्रजीत प्रसाद गौतम गुजरात कैडर के 1986 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हैं। लोकपाल और लोकायुक्त कानून के तहत कुछ श्रेणियों के सरकारी सेवकों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए केंद्र में लोकपाल और राज्यों में लोकायुक्त की नियुक्ति का प्रावधान है। यह कानून 2013 में पारित किया गया था और ये नियुक्तियां 7 मार्च को उच्चतम न्यायालय के अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल से 10 दिन के भीतर लोकपाल चयन समिति की बैठक की संभावित तारीख के बारे में सूचित करने को कहने के एक पखवाड़े बाद हुई है। न्यायालय के इस आदेश के बाद 15 मार्च को चयन समिति की बैठक हुई थी। नियमों के मुताबिक लोकपाल समिति में एक अध्यक्ष और अधिकतम 8 सदस्य हो सकते हैं। इनमें से 4 न्यायिक सदस्य होने चाहिए और इनमें से कम 50% सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और महिलाएं होनी चाहिए। लोकपाल के दायरे में प्रधानमंत्री, मंत्री, सांसद से लेकर केंद्र सरकार के ग्रुप ए, बी, सी और डी सभी स्तर के कर्मचारी होंगे। प्रधानमंत्री के खिलाफ लोकपाल खुद इनके खिलाफ भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच कर सकता है या करवा सकता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय, आंतरिक और बाहरी सुरक्षा, लोक व्यवस्था, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष से जुड़े मामलों में प्रधानमंत्री के खिलाफ लोकपाल जांच नहीं हो सकती है। लोकपाल बेंच के पूर्ण या इसके 2/3 सदस्यों के समर्थन के बगैर प्रधानमंत्री की जांच नहीं हो सकती। जांच कैमरे में रिकॉर्ड होगी और लोकपाल आश्वस्त होता है तो जांच खारिज हो सकती है। जांच के रिकॉर्ड ना तो प्रकाशित होंगे ना ही सार्वजनिक होंगे। और एक नजर देश में लोकपाल की नियुक्ति और इसके इतिहास पर। भारतीय संसद में किसी विधेयक का इतिहास इतना उतार चढ़ाव वाला नहीं रहा जितना लोकपाल विधेयक का रहा है। मई 1969 में पहली बार लोकपाल बिल लोकसभा में पेश किया गया और पारित भी हुआ, मगर राज्यसभा में पारित नहीं हो सका। उसके बाद इस विधेयक को 1971, 1977, 1985, 1989, 1996, 1998, 2001, 2005, 2008 में पेश किया गया, लेकिन पारित नहीं हो सका। 27 दिसंबर 2011 को लोकसभा में लोकपाल बिल पारित हो गया। 29 दिसंबर 2011 को राज्यसभा में विधेयक पर बहस चल रही थी, तभी अचानक राज्यसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई और बिल एक बार फिर लटक गया। हम पहल करें और लोकपाल कानून को पारित करें। जो कमियां और कमजोरियां उस कानून में थी, उनको दूर करें। लेकिन 2013 में लोकपाल की मांग को लेकर जनता का संघर्ष रंग लाया और विशाल आंदोलन के बाद तत्कालीन यूपीए सरकार ने संसद का संयुक्त सत्र बुलाकर भ्रष्टाचार विरोधी इस विधेयक को पारित किया। लोकपाल बिल तो पास हो गया और 2014 की शुरुआत में ही विधेयक अधिसूचित भी कर दिया गया। बावजूद इसके लोकपाल की नियुक्ति नहीं हो सकी। इसके तहत केंद्र के लोकपाल और राज्यों में लोकपाल सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों की जांच कर सकेंगे। लोकपाल चयन समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस या उनके द्वारा नामित जज और राष्ट्रपति या सदस्यों की ओर से नामित कोई प्रख्यात जूरिस्ट शामिल होते हैं। 2014 के आम चुनाव में यूपीए की हार हुई और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एनडीए सत्ता में आई, लेकिन 16वीं लोकसभा में कोई नेता विपक्ष नहीं था। इस वजह से लोकपाल की नियुक्ति में रुकावट आई। लोकपाल की नियुक्ति का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। केंद्र सरकार की दलील थी कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष नहीं होने की वजह से लोकपाल की नियुक्ति नहीं की जा सकती। 2016 में अदालत ने साफ किया कि चयन समिति में नेता प्रतिपक्ष के नहीं होने से लोकपाल की नियुक्ति गैर कानूनी नहीं होगी। इसके बाद सरकार ने लोकसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को विशेष आमंत्रित सदस्य के तौर पर चयन समिति बैठक में हिस्सा लेने की पेशकश की।
लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार की पेशकश को खारिज कर दिया। पिछले साल सितंबर में लोकपाल नियुक्ति के लिए सर्च कमेटी का गठन किया गया। अदालती कार्यवाही के बाद इस साल 15 मार्च को चयन समिति की बैठक हुई, जिसमें लोकपाल, उसके 4 न्यायिक और 4 गैर न्यायिक कुल 8 सदस्यों का चयन किया गया। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीश जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष के रूप में देश को पहला लोकपाल मिल गया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और आज होलिका दहन है और देश भर में लोगों पर होली का खुमार छाया हुआ है। देश के अलग अलग हिस्सों में होली का त्योहार बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है और बड़ी ही बेसब्री से लोगों को इसका इंतजार रहता है। होली जहां दूसरे शहरों में रंगों और पानी से खेली जाती है, वहीं मथुरा और वृंदावन में गुलाल और पानी के अलावा फूल, लड्डुओं और लाठियों के साथ इस त्योहार को मनाया जाता है। और इस बार भी होली का त्योहार यहाँ बड़े ही उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आप देखिए और फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। वृंदावन की होली बहुत ही खास होती है, क्योंकि ये वो जगह है जहां भगवान कृष्ण ने लीलाएं रची। वैसे तो यहाँ हर एक जगह होली का हुड़दंग देखने को मिलता है, लेकिन बांके बिहारी मंदिर जैसी होली कहीं देखने को नहीं मिलेगी। हर तरफ बसंत की बहार है, सब होते हैं बराबर, चाहे हो राजा या फकीर। जब फिजाओं में यहाँ पर उड़ता है होली का गुलाल और अबीर। नेचुरल रंगों, जिसे गुलाल कहा जाता है, और पानी के साथ होली खेलने की परंपरा है। मंदिरों के पुजारी, जिन्हें गोस्वामी कहा जाता है, वो बाल्टी और पिचकारी से भक्तों पर रंगों की बारिश करते हैं। श्री कृष्ण के भजन पर झूमते नाचते लोग और गुलाब की खुशबू से पूरा माहौल सराबोर हो जाता है। हर होली के रसिया सुना करके सारे ब्रजवासी कन्हैया का गुणानुवाद गाते हैं, और जो भी यहाँ आते हैं देवता भी मानुष शरीर धारण कर यहाँ पर आए हुए हैं, और कन्हैया की उत्सव में सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, झूम रहे हैं। वृंदावन में होली के दिन भांग और ठंडाई का भी प्रचलन है। एक दूसरे को मिठाई बांटने और कृष्ण भजन पर नाचने गाने का भी रिवाज है। ब्रजमंडल में ये त्योहार खास उत्साह से मनाया जाता है। राधा को अपने रंग में रंगने के लिए कृष्ण ने उनके ऊपर बहुत सारे रंग डाल दिए। तभी से एक दूसरे पर रंग फेंकने की ये परंपरा होली के रूप में मनाई जाने लगी। इस पगड़ी को बांधने का अधिकार या तो हमारे कन्हैया को है और या नंद भवन के पुजारी लोगों को। ये हमारी परंपरा है, संस्कृति है हमारी होली, और ये ठाकुर जी के समय से चली आ रही है। हमारे यहाँ ठाकुर जी 11 वर्ष वामन दिन रहे पूरे ब्रज में। ये जो स्थान है नंदगाम धाम, ये कन्हैया का निज धाम है। I've never been to anything like this. We have a small Holi back home in America, but nothing like this. So it's great. Incredible. Yes, incredible. And looks like you participated too. इसके अलावा सर्दियों का मौसम जा रहा होता है और वसंत ऋतु का आगमन हो रहा होता है, जिसके चलते लोगों में अलग ही उत्साह और उमंग का माहौल होता है, जिसे लोग मिलजुल कर प्यार और रंगों के साथ अपनी खुशियों को जाहिर करते हैं। रविंद्र सिंह चौहान, राज्यसभा टीवी।